गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी बुक से चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका हेडिंग है संसाधन, है रिसोर्सेज। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संसाधन से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग संसाधन, यानी कि संसाधन क्या है, किन किन चीज़ों को हम संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, या अपने आसपास के किन चीज़ों को हम संसाधन कह सकते हैं। दूसरा फिर देखेंगे संसाधन के प्रकार, और उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी चर्चा आप लोग हमेशा करते रहते हैं, जिस पे बराबर काम होता है और काफ़ी आवश्यकता है इसकी, वो है टॉपिक संसाधन संरक्षण। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ संसाधन क्या है। हम अपने आसपास की किन चीज़ों को संसाधन के रूप में ऐड कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम संसाधन मान सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं, उन्हें हम संसाधन कह सकते हैं। जैसे हमें प्यास लगती है, तो प्यास लगने पर हम किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? फ़ैन ऑन करते हैं। फ़ैन चलता है तो हमें घर से बाहर निकलना होता है, कहीं जाना होता है। जैसे ही सुबह होती है, हमें स्कूल जाना होता है, ऑफिस जाने होते हैं, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें व्हीकल्स की आवश्यकता होती है, हमें गाड़ियों की आवश्यकता होती है, और उससे हम अपने गंतव्य पर जाते हैं। घर में सुबह सुबह हमारे घर में हमें नाश्ते की आवश्यकता होती है। आप लोगों की मम्मी सुबह उठते ही नाश्ता बनाने का प्रयास करती है कि नाश्ता बनाना है, भोजन बनाना है, उसके लिए दाल चावल सब्जियों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे क्या हैं? संसाधन। जैसे हमने पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ी, सब्जी, अनाज, चावल, दाल, ये सब कुछ क्या है? संसाधन है। और इन सभी वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ये उपयोगी हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। तो इसकी जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता ही इन्हें संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु हमारे लिए संसाधन कब हो सकती है? जब वो उपयोगी है, जब हमारे लिए उसका इम्पोर्टेंस है, तभी वो संसाधन है। हमारे आसपास क्या है? जंगल है, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम उससे चीज़ें नहीं बना रहे हैं, या उसका उपयोग हम जलावन के लिए नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए संसाधन हो सकता है? हमें आवश्यकता ही उसकी नहीं है, तो हमारी कौन सी आवश्यकता को वो पूरा करने वाला है? तो कहने का मतलब है कि हमारे आसपास की वो सभी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हैं, जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो संसाधन है। पानी, हवा, पुस्तक, कपड़े, बर्तन, गाड़ियाँ, मकान, पुल, रेलवे स्टेशन, जो है विभिन्न प्रकार के कारखाने, फैक्ट्रीज, ये सब क्या होते हैं? संसाधन हैं हमारे लिए। संसाधन का अपना मूल्य होता है, यानी कि उसकी उपयोगिता ही उसका मूल्य है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें क्या करना होता है? उनका मतलब उनकी कीमत चुकानी होती है, पैसे के रूप में, धन के रूप में हमें उनकी कीमत चुकानी होती है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोगिता ही उसकी कीमत होती है, वो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं चुका सकते हैं। हम शाम में अगर घूमने के लिए जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती होती है, एकदम बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, तो वो दृश्य क्या करता है? हमारी भावनाओं को जो है हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमें उससे, उस वातावरण में रह के हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है। और तो क्या हम उसके लिए नेचर को कुछ पे करते हैं? नेचर को हम उसके लिए कुछ कीमत देते हैं? नहीं, हम उसके लिए कीमत नहीं देते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें, दादी नानी के नुस्खे होते हैं। अभी सब लोगों के घर में तुलसी पत्ता और क्या क्या जो है सबको मिलाकर काढ़ा बनाकर पिया जाता है, हम लोग भी पीते हैं। तो वो हमारे लिए क्या है? हमारी उपयोगिता, तो हमारे लिए वो उपयोगी है, वो उसकी उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कीमती है हमारे लिए? हम उसके लिए आर्थिक रूप से वो हमें हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है?
नहीं। लेकिन वही सारी वस्तुएं उसको जब हम पेटेंट करा लेते हैं, उसका एक हम ब्रांड बना लेते हैं और मार्केट में जब हम उसको एक फर्म के माध्यम से बेचते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक मूल्यवान संसाधन हो जाता है और व्यापारिक रूप से वो मूल्यवान हो जाता है, वाणिज्यिक रूप से उसका मूल्य हो जाता है और वो एक आर्थिक रूप से मूल्यवान संसाधन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मूल्य का अर्थ होता है महत्व, उसकी उपयोगिता, उसका वैल्यू। कुछ चीज़ें जो है हमारे आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, बस उसका उपयोग करके हम भावनात्मक रूप से इससे संतुष्ट होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वे कौन से ऐसे घटक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी हम लोगों ने अभी बात की कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें जो भी हमारे चारों तरफ उपलब्ध हैं वो संसाधन नहीं हैं। वो संसाधन में परिवर्तित कब होती है, हमारी उपयोगिता के आधार पर। वो हमारे लिए उपयोगी कैसे होती हैं, वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, पदार्थों को हमारे लिए उपयोगी बना देते हैं। तो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले दो कारक हैं, दो घटक हैं। फर्स्ट है समय, सेकंड है प्रौद्योगिकी, यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी। समय और प्रौद्योगिकी की मदद से पदार्थ हमारे लिए उपयोगी संसाधन में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े कारखानों को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कई चीज़ें हमारे जो खनिज पदार्थ वगैरह हैं, कच्चा रॉ मटेरियल्स जो है धरती के नीचे ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है, जब हमें आयरन की ज़रूरत होती है, जब हमें कॉपर की ज़रूरत होती है, तो उन्हीं खनिज पदार्थों को, उन्हीं रॉ मटेरियल को, जो कच्चे तेल हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उन सारी चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी की मदद से, प्रौद्योगिकी की मदद से उसका हम रूप परिवर्तन कर देते हैं और उसके बाद वो हमारे लिए संसाधन के रूप में उपयोगी हो जाते हैं। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं संसाधन के प्रकार। हमारे आसपास की संसाधन किस किस रूप में है, किस किस प्रकार के संसाधन का, रिसोर्स का हम लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन है। फर्स्ट, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड, मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज। और थर्ड, मानव यानी कि ह्यूमन बींग्स, जो स्वयं मानव है, इसको भी संसाधन के रूप में लिया जाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो इमेज फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ नेचुरल चीज़ें हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो हमें हर हाल में प्रकृति से ही मिलती है। हम उन चीज़ों को नहीं बना सकते हैं, जैसे जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गई। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। हमारी भूमि का सतह, मिट्टी है जिस पर हम अनाज उगाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, ये सारी चीज़ें हम बना नहीं सकते हैं। हर हाल में हमें ये प्रकृति से ही लेना है। ये संसाधन प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं हमारे लिए और इनका उपयोग हम सीधे तौर पर करते हैं, बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ की। फल हम खाते हैं, हवा हम सांस के रूप में लेते हैं, सनलाइट का उपयोग हम करते हैं, पौधे भी उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बहुत अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और दूसरा इमेज आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि
प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों में मनुष्य अपना दिमाग लगाता है, समय के हिसाब से अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, मनुष्य जो है उसमें छेड़छाड़ करता है, उसका रूप परिवर्तित करके अपने लिए उपयोगी चीज़ें बनाता है। वो हो गया मानव निर्मित संसाधन। और थर्ड देख रहे हैं, स्वयं थर्ड इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ एक मनुष्य को माध्यम बना के दिखाया गया है कि जब मनुष्य जो है अपने ज्ञान से, अपने कौशल से प्राकृतिक चीज़ों के साथ जो है इंटरेक्शन करके, प्रतिक्रिया करके, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जो नई नई चीज़ों का निर्माण करता है। धरती से लेके आसमान तक वो अपने झंडे गाड़ रहा है, नई नई चीज़ों की खोज कर रहा है। तो इस तरह से और नए नए संसाधन का निर्माण कर रहा है। तो मनुष्य के सहयोग के बिना, मनुष्य के श्रम और मनुष्य के दिमाग के बिना जो है संसाधन की खोज जो है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए मानव को भी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना गया है। ठीक है, तो अब एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग संसाधनों के वर्गीकरण, उनका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कैसे उन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर, कई स्तर पर किया गया है। विकास एवं प्रयोग के स्तर पर, उद्गम के स्तर पर, भंडार यानी उनका स्टोरेज और वितरण किस तरह से कहाँ कहाँ वो उपलब्ध हैं, उपलब्धता के आधार पर, तो कई आधार पर उनका वितरण किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। विकास और उपयोग, ज़रूरत, अपनी आवश्यकताओं, किस तरह की आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहे हैं, इस आधार पर संसाधनों को दो प्रकार में बांटा गया है। उसे दो भाग में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वास्तविक संसाधन और सेकंड संभाव्य संसाधन। तो एक बार देख लेते हैं वास्तविक संसाधन क्या है। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। हम लोग संसाधनों की खोज करते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नई नई चीज़ों को, नए नए वस्तुओं को हम अपने संसाधन में ऐड करते हैं। तो इस परिस्थिति में जो चीज़ें हमारे द्वारा खोजी जा चुकी हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त है कि वो कहाँ हैं, उनकी मात्रा क्या है और वर्तमान में हम उनका उपयोग कर रहे हैं, तो वैसे संसाधन क्या कहलाएंगे, वास्तविक संसाधन है। प्रेजेंट में उसका उपयोग हम कर रहे हैं। इमेज 1 में आपको दिख रहा है एक कोयले के खदान का चित्र दिखाया गया है। तो कहीं भी जो हम कोयले के खदान में जहाँ से कोयला निकालने का काम चल रहा है, कोल माइनिंग का जो क्षेत्र है उसमें हमें उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले का खदान है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल है, और महाराष्ट्र में जो दक्कन के पठार में काली मिट्टी से भरपूर, जहाँ काली मिट्टी वाला क्षेत्र जहाँ कपास की खेती होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं, इनकी वास्तविक स्थिति का हमें पता है, यहाँ से हम कितनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, कितनी सेवा हम यहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में हम कंफर्म हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे, ये संसाधन हमारे लिए क्या हो गए, वास्तविक संसाधन हो गए। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम उसका उपयोग करने वाले हैं, हम उसका उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी के नीचे विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, जो मिल गया वो वास्तविक संसाधन, या और जिसके मिलने की उम्मीद है, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि वो मिलेगा तो फिर हम उसका उपयोग करेंगे, यानी कि संभावना जिसकी है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो वो क्या हो गया, संभाव्य संसाधन। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक इमेज है, एक खदान का ही ये चित्र है। ये एक यूरेनियम के खदान का चित्र है और इसमें इसके बारे में पता लगाया गया है कि यहाँ से भविष्य में यूरेनियम का उत्पादन किया जाएगा, भविष्य में इसका उत्पादन किया जाएगा। एग्जाम्पल लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है वो एक
संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। पता लगाया गया है कि हाँ यहाँ यूरेनियम है, मिलेगा, निकलेगा, फिर उसका उपयोग किया जाएगा। और जब तो अभी ये संभाव्य संसाधन है, लेकिन जब हम इसे ढूंढ लेंगे, इसकी खोज कर ली जाएगी और उसके बाद क्या कहते हैं, हम इसका उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए हो जाएगा वास्तविक संसाधन। लेकिन अभी वो क्या है, संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो देखते हैं अब उत्पत्ति के आधार पर, ऑरिजिन के ग्राउंड पर संसाधनों को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, कौन कौन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। तो एक बार देख लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में किसे रखा जाता है और अबायोटिक रिसोर्सेज में किसे रखा गया है। तो वे सभी सजीव वस्तुएं, प्रकृति से प्राप्त वे सभी सजीव वस्तुएं जो हमारे जीवन में उपयोगी होती हैं, हमारे लिए हम सुविधा मतलब कि हमारे जीवन यापन में हमको सुविधा प्रदान करते हैं, वैसे सभी सजीव वस्तुएं, प्राकृतिक संसाधन में वो सभी सजीव वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, वो जैव संसाधन के रूप में जानी जाती है। बायोटिक रिसोर्सेज के रूप में उसे हम मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ दिया हुआ है, जंगल हैं, जीव जंतु जो हैं हमारे लिए गाय, भैंस, बैल रखते हैं, विभिन्न प्रकार से हमारी ज़रूरतें पूरा करते हैं। हम मांस मछली के रूप में उपयोग करते हैं, सजीव चीज़ों का, मछलियों को खाते हैं, अंडे खाते हैं। इसके अलावा और भी हम चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी क्या हैं, जैव संसाधन हैं। और उसके बाद दूसरा हो गया अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो वो देखिए सारे जो क्या हैं, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं लेकिन निर्जीव हैं, जैसे चट्टानें, खनिज पदार्थ, मृदा, ये सारी चीज़ें, मृदा यानी मिट्टी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन का निर्जीव रूप है, इसमें जीवन नहीं है। तो इसे हम किस भाग में रखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इनकी उत्पत्ति कैसी है, निर्जीव, ये निर्जीव रूप में यहाँ पाए जाते हैं, निर्जीव रूप में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन यानी अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं निर्माण के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी कि जो संसाधन हमारे बनते हैं, संसाधन का निर्माण होता है, इस आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो निर्माण के आधार पर संसाधन के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन और सेकंड है अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एक देखना है कि नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम किसे लाते हैं, या ये कौन से संसाधन हैं। तो वैसे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत यानी कि एक बार यूज़ करने के बाद, एक बार यूज़ होने के बाद जो है जल्दी से प्राकृतिक रूप से उनका निर्माण हो जाता है, वैसे प्राकृतिक संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी जो हमने यूज़ किया वो उसका गैप जो है फिर से भर जाता है, वो फिर से अपने स्थान को फिल कर लेता है, वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करते हैं क्या, सौर ऊर्जा। हमारे वायुमंडल में सौर ऊर्जा जो है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका स्थान खाली नहीं हो रहा है। हवा है, हवा का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हवा क्या हम फिर से बनाकर हवा भर रहे हैं प्रकृति में। जल,
जल भी जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। मृदा और वन ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, पुनः निर्मित हो जाते हैं, स्वयं प्राकृतिक रूप से ये पुनः निर्मित हो जाते हैं। लेकिन हम इसमें एक तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है, एक तरह की समस्या हम इसमें देखते हैं कि ये जो नवीकरणीय संसाधन हैं ये मनुष्य की लापरवाही से, हमारी लापरवाही से ये क्या है, नवीकरणीय होते हुए भी इन संसाधनों का अभाव होते जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जल और वन है। हम लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए वन को अत्यधिक मात्रा में काटते चले जाते हैं। तो जो काटने की प्रक्रिया है और जो जंगल के उगने की प्रक्रिया है, दोनों के दर में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। इसलिए ये संसाधन नवीकरणीय होते हुए भी जो हैं अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो जल है, जल की भी क्या स्थिति है, जितने जल का निर्माण होता है उससे अधिक मात्रा में जल को हम लोग खर्च कर देते हैं, जल को हम लोग बर्बाद कर देते हैं। और कुछ जो है वायुमंडलीय परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं सूखते जा रहे हैं और विश्व के बहुत बड़े भाग में इसकी कमी होते जा रही है। नवीकरणीय संसाधन के होते हुए, ये संसाधन नवीकरणीय है, फिर भी हमारी लापरवाही से जो है हम इसका अभाव देख रहे हैं, हमें इसका अभाव हो रहा है। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसके तो भंडार सीमित हैं। ये वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद जो स्टोर में रखा हुआ है, जो स्टोर जितना वो उपलब्ध है, एक बार अगर हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसके निर्माण में फिर हज़ारों वर्षों का समय लगता है, हज़ारों लाखों वर्षों का समय उसमें लगेगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और भी जो खनिज, अन्य प्रकार खनिज पदार्थ हैं जो पृथ्वी के नीचे निर्मित होते हैं, एक बार जो खान खाली हो जाता है, एक बार जहाँ से जो सामान निकाल लिया जाता है, तो क्या वो कुआं है कि सुबह शाम तक हम पानी भरे और अगली सुबह फिर वो बराबर उतना तैयार हो गया? नहीं, ये बात नहीं होती है। वो लिमिट में वहाँ होते हैं और जब हम वहाँ से पूरी तरह से उसे निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं, तो वो क्या होता है, खाली हो जाता है। और फिर नए तरीके से उसे बनने में बहुत लंबे समय तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, हज़ारों वर्ष तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये हो गए निर्माण के आधार पर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो अब हम लोग देखते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? तो वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक हो गया सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा हो गया स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक नाम से ही इसका पता चल रहा है, जो कि हर जगह मौजूद हो, हर जगह वो उपस्थित हो। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हर जगह मौजूद हों, वो किसी खास स्थान में, किसी खास क्षेत्र में, विश्व के पृथ्वी के किसी खास भाग में पाए जाने वाले न हो, उसको हम लोग कहेंगे सर्वव्यापक संसाधन। जैसे सांस लेने के लिए हम लोग हवा का उपयोग करते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्या वो विश्व के किसी खास भाग में पाया जाता है? सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं हम लोग, तो क्या वो विश्व के किसी खास भाग में पाया जाता है या हर जगह मौजूद है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ये पूरी दुनिया में मौजूद है, विश्व के हर क्षेत्र में मौजूद है। तो इसे हम कह सकते हैं क्या? सर्वव्यापक संसाधन। और दूसरा हो गया स्थानिक संसाधन, यानी कि किसी निश्चित इलाके में, किसी खास क्षेत्र में, निश्चित स्थान पर पाए जाने वाली चीज़ें स्थानिक संसाधन कही जाएंगी। जैसे अब कोयले का खदान है तो वो विश्व के कुछ खास भागों में, कुछ चिन्हित क्षेत्रों में है। पेट्रोलियम पदार्थ हैं तो कुछ चिन्हित क्षेत्रों में हैं जहाँ वो पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम कहेंगे क्या? स्थानिक संसाधन। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या प्राकृतिक संसाधन पूरे विश्व में
एक ही जैसे पाए जाते हैं, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के प्राकृतिक संसाधन एक ही मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बात नहीं है। पृथ्वी पर जो है इनमें विभिन्नता होती है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो होता है असमान होता है। तो इसका क्या कारण है? तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारक पर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, और इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण इन फैक्टर्स में जो है वो असमानता होती है। इसलिए दुनिया में जो है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। पूरी दुनिया में खनिज पदार्थ अलग अलग भागों में अलग तरीके से पाए जाते हैं। हर क्षेत्र में मिट्टी का तरीका अलग होता है, पानी की उपलब्धि अलग होती है। जंगल जो है पूरे विश्व में जंगल का घनत्व है वो एक जैसा नहीं होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग पर जो असमान है, इसका कारण क्या है? जलवायु, ऊंचाई, भूभाग का स्वरूप, ये सब भौतिक कारक हैं और ये प्राकृतिक संसाधनों में असमानता को दर्शाते हैं। इससे असमानता होती है। प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्न इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है वो असमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को हम लोग देख रहे थे, उसके अनेक फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे अब आगे मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्सेज को देखेंगे। क्या है मैन मेड रिसोर्सेज और कैसे हमें ज़रूरत पड़ी? प्रकृति तो चीज़ें हमारे लिए बना ही रही थी, तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम निर्माण कार्य की ओर अग्रसर कैसे हुए? तो जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होते गया, जैसे जैसे हम लोग विकास करते गए, डेवलपमेंट की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, हमारी आवश्यकताओं में हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ते चली गई, और अपनी उन्हीं बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक चीज़ों के साथ, प्राकृतिक संसाधन के साथ छेड़छाड़ करके और वो क्या कर लिया, उस नई नई चीज़ों का निर्माण करने लगे, और वही नई निर्मित चीज़ों को क्या नाम दिया गया? मानव निर्मित संसाधन। पहले की स्थिति क्या थी? पहले प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ों के हिसाब से मनुष्य अपना जीवन यापन करता था। बाद में क्या हो गया, या वर्तमान में अभी क्या हो रहा है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं को देखकर नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है। पहले क्या था? लोग जंगलों में रहते थे, घर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी, जो पेड़ पे घने पत्ते होते थे प्राकृतिक रूप से बने हुए, वहाँ उससे लोग शेल्टर का काम लेते थे, उसमें लोग रहते थे। लेकिन अब क्या करते हैं? लोग अपने घर बनाते हैं, शेल्टर के लिए लोग घर बनाते हैं, और वो भी अपनी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हुए घर का निर्माण करते हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें, जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, यातायात के साधन विकसित कर लिए, खाने पीने के लिए विभिन्न प्रकार के कल कारखाने, पहनने के लिए कपड़े, और उसके बाद इतने तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाने लगा। टेलीफोन, टीवी, 4G, 5G, पता नहीं कहाँ कहाँ तक अभी हम लोग पहुँचेंगे। अंतरिक्ष में मनुष्य ने अपना कदम रख लिया। प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक जो क्रियाकलाप हैं, उसके साथ उसने टक्कर करना शुरू कर दिया। अपने जो है मैन मेड उपग्रह बनाकर वहाँ पर भेज दिए कि क्या होने वाला है, कौन सी प्राकृतिक घटनाएं घटने वाली हैं, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए। तो इस तरह से मानव जो है अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ करके और अपने उपयोग की चीज़ें बनाने लगा। लौह अयस्क प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जब हम लौह अयस्क को अपने भट्ठी में उसको खौलाकर, गलाकर और मनचाहे सांचे में ढाल लेते हैं, जब उससे हम रेल की पटरी बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो मैन मेड रिसोर्स हो जाता है, वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है।
तो इस तरह से यहाँ आप इमेज में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा मैन मेड रिसोर्सेज यानी समथिंग दैट पीपल मेक एंड यूज़। पीपल उसको बनाता है, मानव उसे स्वयं बनाता है और उसका उपयोग भी करता है। ये हो गए मैन मेड रिसोर्सेज। तो इस तरह से मनुष्य जो है अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने लगे और ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं संसाधन का तीसरा प्रकार, थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज है ये मानव संसाधन, यानी कि स्वयं मानव किस तरह से संसाधन के रूप में उपयोगी है। आप लोग देखते होंगे हम लोगों के लोकतंत्र में एक मिनिस्ट्री ही है, मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय। हालांकि अब इसका नाम बदल गया है प्रेजेंट में, लेकिन फिर भी मानव संसाधन है, इससे हमें पता चलता है। तो मानव संसाधन का मतलब हुआ, मानव संसाधन से तात्पर्य हुआ कि लोगों की संख्या और योग्यता, कितने लोग हम लोग हैं, कितना काम करने में कैपेबल हैं और मानसिक रूप से हम कितने योग्य हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम कितना कुछ कर सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये मानव संसाधन है। क्योंकि अगर मानव नहीं होता तो मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते। मानव अगर संसाधन नहीं होता तो मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते। प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित संसाधन बनाने का माध्यम कौन है? मानव। हम प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का प्रयोग, सबसे अच्छा उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम में नॉलेज है, जब हम में स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इन चीज़ों का बैलेंस हम बना सकते हैं और हम सही उपयोग कर सकते हैं। तभी जो है हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसे हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। और इसके करने के लिए मनुष्य की ज़रूरत होती है, मनुष्य के दिमाग की ज़रूरत होती है, मनुष्य के शारीरिक श्रम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मनुष्य को स्वस्थ और शिक्षित होना जरूरी है। मानव संसाधन की क्वालिटी क्या है? मानव संसाधन की योग्यता क्या है? उसका स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज। अगर हम शारीरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे, मानसिक रूप से अविकसित रहेंगे, शिक्षा हमारे पास नहीं पहुंचेगी, तो हम आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, हम विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास। अपनी क्वालिटी को डेवलप करना, मनुष्य के स्किल में विकास करना, उसमें सुधार करना, आगे की ओर ले जाना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास। एक मंत्रालय जिसकी चर्चा हमने पहले की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका काम क्या था? तो ह्यूमन बींग्स को आगे ले जाने की तरफ, उनको शारीरिक रूप से, उनको मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करना। तो इस तरह से मानव संसाधन भी काफ़ी उपयोगी है। अगर हम संसाधन की बात करते हैं तो जितना उपयोगी वर्तमान समय में जैसे प्राकृतिक संसाधन उपयोगी है, वैसे ही मानव संसाधन भी बहुत उपयोगी है। क्योंकि मनुष्य ही वो माध्यम है जो प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित संसाधन में बदल सकता है। मनुष्य के लिए बिना संसाधन की कोई प्राकृतिक संसाधन की कोई अधिक वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मनुष्य का दिमाग नहीं लगेगा तो क्या होगा? हम वही बाबा आदम के ज़माने में पहुंच जाएंगे, गुफाओं में रहने वाले और फल पत्ते मूल चून शिकार करके खाने वाले आदमी हम लोग हो जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और वो है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन के जिसको हम
कह सकते हैं। संसाधन की प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए, इस पर हम लोगों ने पहले ही चर्चा की कि संसाधन के कई प्रकार होते हैं। कुछ जो हैं नवीकरणीय होते हैं, कुछ अनवीकरणीय होते हैं, कुछ निर्माण तुरंत हो जाता है। निर्माण जो तुरंत होने वाले होते हैं, जल्दी ही जिसका फिर से पुनर्निर्माण हो जाता है, वो भी हम लोगों की लापरवाही की वजह से, हम लोगों के अत्यधिक उपयोग की वजह से, अत्यधिक खपत की वजह से उन सारे प्राकृतिक संसाधन का भी अभाव हो जाता है। अगर जिस तरह से हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते जा रहे हैं, करते रह रहे हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो या जंगल हो, पेड़ पौधे हों, हम उनका जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं, अगर हम इसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी जो है विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, आप लोगों को पता होगा कि कई प्रकार के जीव जंतु ऐसे भी हो रहे हैं इस पृथ्वी पर जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनका जो है क्या होने जा रहा है, वो समाप्त होने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संसाधनों को संरक्षित करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खुद हम लोग अपना ही नुकसान करने वाले हैं। अगर हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति भी सतर्क नहीं रहते हैं, हम उनके अपना मनचाहे रूप में, मनमाने रूप से पानी का नुकसान करते जा रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो खुद हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि हम कैसे कर सकते हैं संसाधन संरक्षण। कह तो रहे हैं कि हमें संसाधन को संरक्षित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, यानी कि लापरवाही से हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। हमारे घर में क्या होता है, हम लाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, हम उसका उपयोग करते हैं, उसके बिना हमारा एक भी पल नहीं गुजरता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम उसको लापरवाही से उसका इस्तेमाल करते हैं। बिजली का जो बल्ब है वो जल रहा है, फ़ैन है चल रहे हैं, हम कोई मतलब नहीं, हम कमरे में नहीं हैं, फिर भी हमारा जो लाइट है ऑन है, फ़ैन हमारे चल रहे हैं। उसके बाद पानी, हमें अगर 2 बाल्टी नहाने में हम 2 बाल्टी पानी खर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, नहीं, एकदम पूरा 10-20 बाल्टी पानी उसको हम खर्च कर सकते हैं। एकदम वैसे ही पानी जो है बहा जा रहा है, हम उसके लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरे माइंड में वो बात ही नहीं है, हम लोगों के माइंड में वो बात ही नहीं है कि ये भी चीज़ें जो है नष्ट हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं, और फिर हम लोगों के लिए काफ़ी कठिन समय आने वाला है। तो संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। यानी हमें संसाधन संरक्षण के लिए सतत पोषणीय विकास पर फोकस करना होगा, सतत पोषणीय विकास वाली प्रणाली अपनानी होगी, और संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके, हमें अच्छे अच्छे नए नए तरीके जो हैं वो हमें यूज़ में लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, उपभोग को कम करके और वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा उसका योगदान दे सकता है। हम रिसाइकल करने पर ध्यान देते हैं, चीज़ों का पुनः निर्माण करने पर हम लोग जो है अपना फोकस कर सकते हैं। और हमें पर्यावरण संरक्षण को अपना बिल्कुल भी अपना मोटो बना लेना चाहिए। हमें पर्यावरण संरक्षण पर, संसाधन संरक्षण पर, कहने का मतलब कि संसाधन संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार, चाहे वो वायु को संरक्षित करना हो, जल को संरक्षित करना हो, या मैनमेड रिसोर्सेज भी जो हैं, अगर हम उनका खर्च कम करेंगे तो उनके निर्माण की कम आवश्यकता होगी। और प्राकृतिक संसाधन, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं तो पेन पेपर हमारे पास होता है, पेपर हम पेज फाड़ते जाते हैं, बर्बाद करते जाते हैं, चलो कोई बात नहीं है, हम अगली कॉपी, नई कॉपी खरीद लेंगे, नया नोटबुक हम खरीद लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नया नोटबुक खरीद लिए तो हम खरीदने में हम कैपेबल हैं तो हम चीज़ों को बर्बाद करते चले जाएं, व्यर्थ में उसे हम फेंकते चले जाएं।
तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम संसाधन को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। जल, विद्युत, वन्य संपदा जो है, इन सारी चीज़ों को हम संरक्षित करें और अपने संसाधन को संरक्षित करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ओके।